जेटेट सोशल स्टडीज़ का यह तीसरा लेक्चर है, तीसरा एमसीक्यू सीरीज़ प्रैक्टिस है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में ये जो सौरमंडल चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है और 2016 के सिलेबस में भी था, तो उसी को हम एमसीक्यू के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं उसको, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि कैसा आपको लग रहा है, ताकि मैं कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकूं और कुछ सुधार कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो प्राचीन भारत के जो प्राचीन भारत के जो भी खगोलविद थे वो जो है इसको जो है ग्रह मानते थे, ठीक है, सूर्य को ग्रह मानते थे। जबकि वास्तविकता क्या है, अभी सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। अच्छा, सूर्य जो है ना एक गैसीय गोला है। सूर्य क्यों? बहुत सारा ऐसा पिंड है जो गैसीय गोला के रूप में अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है ऐसे करके, लेकिन सबके पास एक ना एक फोर्स है, सब घूम रहा है ऐसे ऐसे, चक्कर काट रहा है ऐसे। तो सूर्य एक गैसीय गोला है। तो मेनली सूर्य में क्या क्या पाया जाता है? मेनली अगर 2 तत्व का संलयन होता है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम का संलयन होता है। लेकिन इसके अलावा भी सूर्य में और क्या क्या तत्व पाया जाता है? तो इसके अलावा पाया जाता है आपका लोहा भी पाया जाता है, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम, क्रोमियम। लेकिन ये जो सारे तत्व पाए जाते हैं ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे 0.001%, 0.002%, ऐसे करके, मतलब बहुत कम मात्रा में। तो मेनली अगर बोला जाए तो हाइड्रोजन 74% और हीलियम जो है 24%, 74 और 24, इस दोनों का संलयन से जो है सूर्य का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सा है? अभी हमने जिक्र किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत? हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत? 74%, अभी हमने जिक्र किया। उसके बाद अगर बात करें तो हीलियम कितना परसेंट? 24%। ये दोनों के जो और देखिए इसमें 4 4 8 और 7 2 9, 98%। और जो 2% बच रहा है ना, तो अभी हमने जैसे बताया आपको कि इसमें लोहा भी है, नियन भी है, कैल्शियम भी है, क्रोमियम भी है, ये सारे मिला के 2% है, मतलब एकदम कम मात्रा में। तो मेनली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो मध्य भाग होता है, ठीक है, सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, जिसे हम इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग को तो हम प्रकाश मंडल बोले, लेकिन इसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके ऊपरी भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वर्णमंडल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य जो है हमेशा पूर्व में निकलता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? सूर्य पूर्व में इसलिए उगता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। पश्चिम से सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कल हमने, मतलब इससे पिछले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हमने बात किया था कि कौन सा ऐसा 2 ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। उल्टी दिशा में घूमने का मतलब जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो शुक्र और अरुण। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है शुक्र और अरुण, जिसे हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है, 21 जून। ठीक है, दरअसल ऐसा होता कैसे है? देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ये मेन जो बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर, या फिर विषुवत रेखा, जो 2 बराबर भागों में बांटती है हमारी पृथ्वी को। तो जब सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में जाए या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जाए, अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो यहाँ जो दिन की अवधि ज़्यादा होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो यहाँ भी दिन की अवधि ज़्यादा होगी। तो इसी कारण से जो है नॉर्वे में जो है
क्या होता है, उच्च अक्षांशीय देशों में मतलब सूर्य ज़्यादा चमकता है। इसका जैसे कि आपका मतलब एक आर्कटिक हो गया उत्तरी गोलार्ध में, एक हो गया अंटार्कटिक, इसलिए 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारा एक कोई सा भी ग्रह ले लीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है और ये हमारा सन है। तो बोल रहा है कि एक ग्रह कि अपने कक्ष में, कक्ष किसको बोलते हैं, देखिए कक्ष का और एक अक्ष, कक्ष और अक्ष बहुत दोनों डिफरेंस क्या है हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक होता है अक्ष और एक होता है कक्ष। कक्ष मतलब देखिए हम थोड़ा सा फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा सन और ये होगा अर्थ। कक्ष किसको बोलते हैं? जब ये अर्थ ऐसे करके मूव करती है सूर्य के चारों ओर ऐसे करके इलिप्सिकल मोड में, ठीक है, इलिप्सिकल मोड कहने का मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जब ऐसे मूव करती है पृथ्वी तो उसको बोलते हैं कक्ष। और अक्ष किसको बोलते हैं? जब पृथ्वी अपने ही स्थान पे जब वो घूमती है, यानी अपने ही स्थान पर जब घूमती है उसको बोलते हैं अक्ष। और जब वृत्ताकार मार्ग में जब सूर्य का चक्कर काटती है तो उसको बोलते हैं कक्ष यानी कक्षा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो अपने अक्ष में तो घूमती ही है, इसके घूमने के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी काटती है। तो क्वेश्चन ये पूछ रही, तो कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी कब होता है? मान लीजिए ये सन है और ये जो है अर्थ है, तो दूरी सबसे ज़्यादा कब होता है? तो अपसोर के दरमियान। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि कैसे याद कर सकते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम अपसोर कैसे याद करेंगे। ठीक है, एपेहेलियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपेहेलियन। तो अ और ऊ, ठीक है, ये दो वर्ड याद रखिए, ताकि इससे अगला क्वेश्चन आएगा कि दूरी कम कब होता है, किसी ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी कम कब होती है। तो अ और ऊ में देखिए, जैसे अ अगर लिखेंगे तो इसमें हमको कम इंक का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अगर अ लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा इंक की ज़रूरत पड़ रहा है। कहाँ से देखिए, कहाँ से ज़्यादा इंक की ज़रूरत पड़ रहा है? देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक घुमाने में हमको ज़्यादा इंक का ज़रूरत पड़ रहा है। यानी ज़्यादा अगर अ को लिखने में ज़्यादा हमको टाइम मतलब इंक ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए याद रखना है कि अपसोर के दरमियान किसी ग्रह और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी, देखिए सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उपसोर के दरमियान। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो अ वाला ऑप्शन चुनना है, अगर कम डिस्टेंस होगा तो ऊ वाला ऑप्शन चुनना है। तो उपसोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। इसको क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। यही याद रखने का यही तरीका है, अ और ऊ में अंतर। ठीक है, ऊ को लिखने में कम इंक का ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए न्यूनतम दूरी उपसोर के दरमियान होती है, और अ लिखने के लिए ज़्यादा इंक का ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए अपसोर के दरमियान दूरी ज़्यादा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। और यहाँ पर समझने वाली एक और बात है कि उपसोर की स्थिति कब होती है। ठीक है, ये वाली स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है, याद रखिए 3 जनवरी। और अपसोर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ये भी एक तरीक़ा से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए उपसोर जो है जल्दी आता है 3 जनवरी को, और अपसोर जो है लेट से आता है यानी 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और 3 जनवरी को जो है कम होता है। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। और क्या बोलते हैं उसको? पार्सेक एक इकाई भी होता है, दूरी मापने की बड़ी इकाई। ऐसे तो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट वर्ष होता है, मतलब लाइट ईयर होता है,
लेकिन उसकी अगर इकाई की बात करते हैं तो पार्सेक होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, एवरेज उसका डिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अभी हमने नॉर्वे वाला एग्जाम्पल लिया था। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो जब विषुवत रेखा से जब सूर्य इधर जाएगी उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिण गोलार्ध में जाएगी, तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी का जो लाइट है, मतलब सन का जो लाइट है उस एरिया में ज़्यादा लेट तक रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्रुव कहाँ मिलेगा? एक तो इधर मिलेगा, एक तो इधर मिलेगा। तो ध्रुव में अगर ज़्यादा देर तक चमक रहा है, दैट मीन हम क्या कर सकते हैं कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ, मीनिंग वही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए हमने व्याख्या के रूप में इसको लिखा है, थोड़ा सा देख सकते हैं कि नॉर्वे के अर्धरात्रि के सूर्य के देश को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जब सूर्य उत्तरायण रहता है उस समय उच्च अक्षांशों में दिन की अवधि 18 से 24 घंटे की होती है, अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब अर्धरात्रि रहती है तब नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांशीय देशों में सूर्य चमकता रहता है। ठीक है, अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे ही उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। देखिए अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये अगर पृथ्वी है तो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ये वाला जो वृत्त है इसको बोलते हैं आर्कटिक, और जो दक्षिणी वाला जो वृत्त है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्कटिक वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर क्वेश्चन अगर बढ़ाना हो तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, या फिर 10-10 का क्वेश्चन ठीक है, कम टाइम में हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। बाय।